नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा नैयर धवन और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो यार खैर मार्केट के पास आज ग्लोबल मार्केट से अगर आप संकेत देखेंगे थोड़े मिक्स्ड हैं। आपको नीचे दिख तो रहा होगा एसजीएक्स निफ्टी, लेकिन एक कल के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है। तो इस लेवल पे आप जरूर ध्यान रखिएगा। आज मार्केट को क्या 10,300 को पूरी तरह से टेस्ट करने के लिए पहुंचेगा या फिर नहीं, ये अहम चीज होगा। खैर 4 ट्रिगर के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जो आज के ट्रिगर्स हैं जरा वो आपकी स्क्रीन पर है। आज HAL का IPO खुल गया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात की अविश्वास मत सरकार के खिलाफ तैयारी हो रही है, इसका क्या मीनिंग है ये हम आपके सामने रखेंगे। आज ग्लोबल मार्केट्स के अंदर एक थोड़ा सा जो स्विंग देखने को मिल रहा है, स्विंग भारत के पक्ष में कितना आता है जरा ये भी समझना बेहद जरूरी हो जाएगा। एक काम करते हैं, पहले जी बिजनेस का आउटलुक आपके सामने रखते हैं और उसके बाद फिर सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ते हुए चलेंगे और जानेंगे आज की रणनीति। मार्केट के लिए आज 10,300 रियल टेस्ट के फॉर्म पे होगा। पूरा हफ्ता सोमवार से शुरुआत की थी हमने 10,300 की बात करना, आज शुक्रवार पे आके खड़े हुए हैं। 10,300 बाजार ने तोड़ा नहीं, क्या आज भी तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा, यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। मार्केट के लिए 10,300 बचना कितना आसान है। बड़े शेयर और बैंकिंग शेयरों का सपोर्ट होना चाहिए। अगर ये नहीं मिला दोनों सेगमेंट से तो ये 10,300 टूट सकता है। थोड़ा संभल कर आराम से ट्रेड करने का आज दिन है। आज शुक्रवार का दिन, कुछ हद तक पोजीशन हफ्ते भर की सेटल होने के लिए निकलेंगी, तो आज आराम से आप ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए 24,500 का अहम सपोर्ट है। ये मैं आपको कोई आज टारगेट लक्ष्य नहीं दे रहे, बल्कि आज का सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि आज का मार्केट का फ्लेवर सपोर्ट का है। आज मार्केट में कितना पुल बैक आ वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से आप जज कीजिएगा, लेकिन मेरे लिए आज के लिए अहम सपोर्ट ना टूटना ही मार्केट की जीत मानी जाएगी, क्योंकि पूरा हफ्ता हमने इन सपोर्ट के साथ काम किया है। गिरावट पर निफ्टी की 10,300 की पुट को खरीद लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं 10,300 तो नहीं बचेगा, यह भी धराशायी हो सकता है, तो इस पुट का इस्तेमाल कीजिएगा। उछाल आने पर कहीं भी लगता है कि 10,300 बच जाएगा, रुक जाएगा, हम आपके साथ हो या ना हो उस समय बताने के लिए, लेकिन आप अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके 10,400 की कॉल को खरीद लीजिएगा। ये उछाल में अच्छा पुल बैक देने वाला सौदा बनेगा। सेक्टर IT, कमोडिटी, फार्मा, ये कुछ एक ऐसे सेक्टर हैं निवेश के लिए पहले इनको चुने। ऐसा नहीं कि दूसरे सेक्टर खराब हैं, उन पे आपको मजा नहीं आएगा या बात नहीं होगी, लेकिन निवेश के लिए अगर आप कुछ तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सेफ माना जा रहा है। ये हैंस प्रूव्ड सेक्टर है जो बाजार ने अभी तक पीछे देखे हैं। जल्द एवरेज नहीं करें, सौदे बनाने में गैप रखें। 200 शेयर लेने हैं तो 100 ही लें, 100 को छोड़ दें अभी, और जल्द एवरेज नहीं करें। आपको लग रहा होगा कि 450 से निफ्टी 350 आगे एवरेज कर लूं, नहीं करना अभी एवरेज, थोड़ा रुकिएगा एवरेज करने के लिए भी। ये भी जी बिजनेस का व्यू या फिर ये कहें आजकल बाजार का एक मंत्र है जिसको आपको समझना है। रोज का मुनाफा नुकसान बुक करके घर ले जाएं। नुकसान है दे दीजिए मार्केट को, मुनाफा है ले लीजिए मार्केट से। हर रोज का हिसाब किताब रखना पड़ेगा। ये डेली की कैश बुक मेंटेन कीजिए मार्केट के साथ। अब हफ्ते और महीने वाला सौदा रहा ही नहीं है। सरकार की बड़ी नीतियां, ग्लोबल मार्केट से बड़ा संकेत, यही ट्रिगर है इस समय के लिए। तो इनके बिना मार्केट में चर्निंग होती रहेगी। ये 10,300 जिसके हम बात कर रहे हैं, ये एक अहम सपोर्ट रहने वाला है। वैसे अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संकेत देखते हैं तो आज इतने पॉजिटिव नहीं है, इतने नेगेटिव भी नहीं है, पर SGX निफ्टी में 0.3% का कट है। जैसे आप कहते हैं 10,300 काफ़ी अहम हो जाएगा। निक्के और स्ट्रीट्स अभी लाल निशान में है, पर चाइनीज़ मार्केट्स हरे निशान में और हैंगसेंग भी हरे निशान में। अब हैंगसेंग स्लिप कर गया है। US मार्केट्स मिले जुले बंद हुए, पर अभी जो एशियन मार्केट्स में थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट है वो इसलिए है क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ट्रंप सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भी निकाल दिया है। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं और इससे शायद थोड़ी सी सेंटिमेंट को इम्पैक्ट हो रहा है, और डॉलर इंडेक्स में भी मजबूती है, तो ये कमोडिटीज पे भी एक इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, आज के मार्केट के दो मेहमान इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आशीष क्याल हैं, एक बार उनसे समझेंगे कि कैसे ट्रेड आज के सेगमेंट में लिया जाए। आशीष शुक्रिया। जितना हमको समझ में आ रहा है शायद आज सपोर्ट बचाने का और सपोर्ट को देखने का दिन ज्यादा है। ये 10,300 टूटता है कि नहीं टूटता, उसके बाद अपने माइंड को थोड़ा प्रिपेयर भी करना हो सकता है। आशीष, आपकी राय, आज मेरे को सौदा खड़ा करना है या आज मेरे को लेना है या अपने सौदे को जो लॉन्ग किया उसको बचाना है, तो किस चीज पे ध्यान रखें? आज ट्रेड कैसे करें? देखिए डिम्पी, गुड मॉर्निंग। और दूसरा जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि 10,300 का जो लेवल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस लेवल को पूरे वीक में प्रोटेक्ट किया हुआ है। और देखा जाए तो 10,300 के आसपास, 290 के आसपास एक गैप का एरिया भी है, जो 2 से 3 दिन पहले एक गैप अप हुआ था, उसके बाद में निफ्टी सस्टेन किया था, वो वहीं से रैली शुरू हुई थी। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
उसके अलावा भी 10,276 के आसपास जब गिरावट आई थी फरवरी के फर्स्ट वीक में, वहीं पे एक लो बना था, तो वहां पर एक सपोर्ट है। तो ये 10,280 से लेके 310 का जो आंकड़ा है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट है। अगर आज के दिन में आपको कोई ट्रेड करना है, यहाँ से थोड़ा वेट करना चाहिए कोई पुल बैक आने का। मे भी 10,370 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो वहां पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है, नीचे में 10,310 का स्टॉप रख के, और ऊपर में टारगेट जो देख सकते हैं फिर से 10,440 के आसपास। निफ्टी सीमित दायरे में ही कामकाज करेगा ऐसा लगता है आज के दिन में। ठीक है, सीमित दायरा, इस दायरे का सपोर्ट 10,300, सिर्फ इतना ही आज रखना है। एक ही पॉइंट याद रखना है, पुल बैक का सौदा है, अपने हिसाब से अपना प्रॉफिट घर लेके जाइएगा। लेकिन एक और चीज है, ये जब से फूलपुर और गोरखपुर में सरकार हारी है, एकाएक पॉलिटिकल गतिविधियां तेज हो गई हैं इस देश में। अब सबकी नजर 2019 के लोकसभा चुनाव पर आकर टिक गई है। इससे पहले भी टीडीपी ने अपना साथ छोड़ दिया था। गजपति राजू जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, उन्होंने एकाएक इस्तीफा भी दे दिया था। अब सरकार के खिलाफ 4 साल में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव की भी तैयारी हो रही है, और जिसके दम पर, जगन रेड्डी के दम पर ये कह रही थी कि सरकार आंध्र प्रदेश को मैनेज कर देगी, वो खुद सरकार के अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ है। मिस्टर आनंद मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और समझते हैं कैसे इस खबर को समझा जाए। अनिल जी, पहले तो शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। गुजरात चुनाव में भी आपने काफी हेल्प की थी हमारी समझाने में। जरा मेरे को ये बताइए, सरकार के खिलाफ ये जो अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, ये कितना गंभीर है और ये पॉलिटिकल गलियारों में इसका क्या मैसेज समझा जाए? देखिए, इसकी गंभीरता जो है ये आंध्रा की राजनीति से जुड़ी हुई है, केवल इतना ही गंभीरता है इसमें। अब वहां पे टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआर के जो जगन रेड्डी हैं, उनके बीच में वन अपमैनशिप की लड़ाई चल रही है। टीडीपी तो बहुत पुरानी अलायंस थी एनडीए में, और जगन रेड्डी भी किसी न किसी तरह से वो एनडीए की तरफ उनका झुकाव था, हालांकि उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया सरकार में। तो ये वहां भी वर्चस्व की लड़ाई है। तो दूसरी बात यह कि स्पेशल स्टेटस का एक बहाना बनाया जा रहा है। देर सवेर आंध्रा में भी जब अगला इलेक्शन होगा, पार्लियामेंट का हो या असेंबली का भी होगा उन्हीं दिनों में, तो कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू बहुत छात्र पॉलिटिशियन है। कहीं ना कहीं उनको ये बहुत हो गया है कि बीजेपी अपने बलबूते पे भी लड़ सकती है आंध्रा में। जैसा कि अमित शाह जी ने, बीजेपी प्रेसिडेंट ने कह भी चुके हैं कि हमारी अपनी भी महत्वाकांक्षा है, हमें अपना भी एक्सपेंड करना है बेस। तो वो जरा फॉरवर्ड लुकिंग है, वो उस चीज को भाप रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं कि हो सकता है कि अगले पार्लियामेंट इलेक्शन में भी और असेंबली इलेक्शन में भी उनको अपने बलबूते पे ही लड़ना पड़े। और वो अगर ये तैयारी कर रहे हैं तो वाईएसआर जो अपनी पार्टी के लिए जमीन खोज रहे हैं और कुछ उन्होंने पैठ बनाई भी है, तो वो भी आंध्रा वाले इशू पे पीछे कहीं दिखना नहीं चाहते। अनिल जी, एक छोटी सी आंध्रा को स्पेशल पैकेज के इशू पे दोनों में एक किस्म में वर्चस्व की लड़ाई। एक छोटी सी चीज हो रहा है, वाईएसआर ने प्रस्ताव रखा, टीडीपी साथ में है, क्या कांग्रेस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी साथ में आ जाएगी? देखिए, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब थर्ड फ्रंट बनाने की भी बात हो रही है। उस ममता बनर्जी ने की, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ने भी विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स में की, नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस फ्रंट की बात की उन्होंने। अगर ये एनडीए के 3-4 बड़े एलाई निकल के बाहर आते हैं, जैसे नवीन पटनायक भी अब बाहर ही है तकरीबन उड़ीसा में, बीजेपी, टीडीपी है, तो हो सकता है सोच पाए ये। लेकिन मेरा मानना है कि थर्ड फ्रंट की रेपुटेशन जो है, वर्ड थर्ड फ्रंट की बड़ी धूमिल हुई है, बड़ी खराब हुई है पिछले 2-3 दशकों में। शुक्रिया सर। और मेरा ये भी मानना है कि कांग्रेस के बिना कोई भी अलायंस कंप्लीट नहीं होगा। बीजेपी को चेक करना है या मोदी के रथ को चेक करना है। अहम बात आपने बोली है, और शायद शक्ति प्रदर्शन विपक्ष का इस बार ज्यादा लग रहा है, इस बार अविश्वास प्रस्ताव से। तो कांग्रेस पर नजर रहेगी, और आज पार्लियामेंट में क्या होता है इस पर डेफिनेटली नजर रहेगी। बैंकों और घोटालों पर दिए गए बयान के बाद अब वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल को जवाब दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आरबीआई के पास बैंकों को रेगुलेट करने की पर्याप्त शक्ति है। बैंक के हर कर्ज और खाते की जिम्मेदारी सिर्फ आरबीआई की ही है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि हालांकि बैंकों पर मालिकाना हक सरकार का है, लेकिन प्रबंधन की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक की है। अब सुन लेते हैं कि इस सारे मामले पर पूर्व आरबीआई गवर्नर केसी चक्रवर्ती ने क्या कहा। बैंकिंग रेगुलेशन जो है वो ओनरशिप न्यूट्रल होना चाहिए, और इसमें दो राय नहीं है कि गवर्नमेंट जब ओनर हो जाता है बैंक का हमारे कंट्री में, उसमें जो है उसमें रेगुलेशन जो है ओनरशिप न्यूट्रल नहीं रहता है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि अगर रिजर्व बैंक चाहे किसी चेयरमैन को हटाने का, गवर्नमेंट को बताए, वो निकाल नहीं सकते। तो दो चीज अलग अलग है। मगर इस तरीके का जब भी ये रहेगा तो इसमें क्या है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होने में तकलीफ होता है कि जब तक सब सिर्फ सही चल रहा है,
मगर जब कुछ गड़बड़ हो जाता है उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं होता है। तो इसमें जो है क्लैरिटी आना चाहिए। मगर ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि अगर ये पावर रिजर्व बैंक को आ ही जाए तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जब तक एक प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं होना चाहिए वो नहीं होगा। और वो फ्रेमवर्क के लिए क्या है, रेगुलेशन ओनरशिप न्यूट्रल होना चाहिए, रेगुलेशन जो है डिस्क्रिशन बेस्ड नहीं होना चाहिए, और रेगुलेशन जो है वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो ये पूरा रिफॉर्म की जरूरत है। आरबीआई गवर्नर ने कुछ मुद्दा उठाया है, उसका अपने में मतलब है, मगर इस पर बहस होना चाहिए और स्ट्रक्चर में और प्रोसेस में चेंज होने की जरूरत है। पहले बात सिर्फ रघुराम राजन के साथ थी, लेकिन अब तो उर्जित पटेल ने जो बयान दिया है, साफ पता लग रहा है कि आरबीआई और सरकार के बीच में एक मंच नहीं है। दोनों के बीच में कहीं ना कहीं वाद विवाद है, जिसका जल्द सुलझना बहुत जरूरी है इस समय बैंकिंग सिस्टम को लेकर। खैर, ये सब चलता रहेगा, ये सरकार और नीतियां बनती रहेंगी, लेकिन आप अपना पैसा बनाइए, आप अपने सौदे पर ध्यान रखिए। वो सौदे कौन कौन से हैं, रजत बता रहे हैं आपको। रजत बताएं। बिल्कुल, खरीदारी की कॉल्स आई हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ज्यादातर जानकार मान रहे हैं 10,300 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है मार्केट के पास। जब तक होल्ड किया तब तक खरीदारी करने का मौका है। प्रूडेंट ब्रोकिंग की पहली कॉल है डीमार्ट। आज का टारगेट वो लेकर चल रहे हैं 1415, स्टॉप लॉस 1330। इसके अलावा एक और स्टॉक है नोसिल, जिसमें टारगेट है 212.50 का और स्टॉप लॉस 195.50 का फॉलो कर सकते हैं। चॉइस ब्रोकिंग कैप्लन पॉइंट पे इनका टारगेट है 640, खरीद कर चलें 590 के स्टॉप लॉस के साथ। एक और स्टॉक है कंसाई नेरोलैक, जिसमें टारगेट है 530, स्टॉप लॉस 490 का लगाना होगा। आईडीबीआई कैपिटल की दो कॉल्स हैं, पहला है ट्रेंट, जिसमें टारगेट लेकर चल रहे हैं 362, स्टॉप लॉस 344, और साथ ही साथ हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में तेजी है, जिसमें पंजाब नेशनल पीएनबी हाउसिंग इस स्टॉक पे 1136 का टारगेट है और स्टॉप लॉस 1098। एक्सेस सिक्योरिटीज की कॉल है जेके लक्ष्मी सीमेंट पे, टारगेट लेकर चल रहे हैं 448 से 455 की जोन और 434 का लगाना होगा स्टॉप लॉस। और आखिर में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसमें ट्रेडबुल सिक्योरिटीज मानता है, यहाँ पर टारगेट है 630, स्टॉप लॉस 578। ठीक है, इन ट्रेडिंग कॉल से एक और लेसन मिल रहा है कि थोड़ा सेकुलर मूव दिख रहा है आज। अगर बाय कॉल सारी की सारी हैं तो अलग अलग सेगमेंट से हैं। अगर आज 10,300 बच गया तो इन कॉल से अच्छा मुनाफा आपको आज मिल सकता है। हमारे साथ हमारे दो और गेस्ट जुड़ गए हैं, मयूरेश जोशी और ब्रजेश सिंह भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। ब्रजेश, गुड मॉर्निंग। आज आपकी टॉप कॉल्स क्या है? हो सकता है कि नेगेटिव स्टार्ट हो, पर फिर उसके बाद कुछ लॉन्ग पोजीशंस लेनी चाहिए। गुड मॉर्निंग अनीशा जी। देखिए, डेफिनेटली मार्केट में जिस हिसाब से रुझान है वो तो थोड़ा सा एक नेगेटिव ही दर्शाता है, बट इंडिविजुअल स्टॉक मेरा मानना यह है कि चलते रहेंगे। अगर आप देखें तो आईटी काउंटर में तेजी, जैसे एनआईटी टेक में आप देख सकते हैं, केपीआईटी में देख सकते हैं, टेक महिंद्रा में देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्टील में सेल अच्छा लग रहा है चार्ट पे। बैंकिंग में आईडीबीआई का जो रिसेंट लो था 6150 से जो एक रिवर्स उसने पुल बैक जो दिखाया है, वी शेप की जो रिकवरी है, तो ये कुछ ऐसे काउंटर हैं जिसमें कि तेजी बनी रह सकती है। अगर इसमें अगर आप चुनिंदा अगर हम बात करें तो आप आईडीबीआई में निवेश कर सकते हैं। लगभग 79-78 के आसपास में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वो बंद हुआ है। अगर ट्रेडिंग बतौर चाहें तो 74 का आपका स्टॉप लॉस बना रहेगा, और अगर किसी को निवेश करना है तो 70 का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। टारगेट लगभग मेरा मानना 100 रुपए का रहेगा, जो कि आपको 6 महीने में अचीव हो जाना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आप बात कर रहे हैं तो एनी डिप समवेयर अराउंड 77 वन कैन बाय दिस स्टॉक विद द स्टॉप लॉस of 74 and your target on the higher side would be 82 to 84। आप NIT टेक को देख सकते हैं, आप ही के शो में सितंबर से मैं इसमें रिकमेंडेड कर रहा हूं। जब वो 520 के आसपास में ट्रेड करता था, टारगेट मेरा 850 का था, उसको रिवाइज किया गया है और कल के सत्र में भी लगभग 1012 के आसपास का एक नया 52 वीक टॉप बनाया और 988 के आसपास में बंद हुआ है। तो अगर किसी को ट्रेडिंग करना है तो 965 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लेके बाई कर सकते हैं, और टारगेट जो रहेगा ट्रेडिंग का वो लगभग फिर दोबारा रिटेस्ट करेगा इसका 52 वीक हाई, जो कि 1012 के आसपास में है। और अगर किसी का पोजिशनल व्यू है तो 1050, 1125, और अगर किसी का एक साल का व्यू है तो 1275 तक के भी टारगेट चार्ट के अनुसार देखने को मिलते हैं। ठीक है, मयूरेश जोशी भी इस बीच मेरे साथ है एंजल ब्रोकिंग से। मयूरेश, शुक्रिया समय देने के लिए। 2 दिन तक हमने 10,400 के ऊपर क्लोजिंग दी, कल हमने 10,400 के नीचे की क्लोजिंग दी, आज एसजीएक्स निफ्टी भी नीचे है। मेरे पास कोई ठोस ट्रिगर नहीं है, मैं बिना ट्रिगर के इस समय बैठा हूं, जो कि बाजार को बड़े गैप डाउन या गैप अप करेगा। तो बाजार को 10,300 की सपोर्ट देगा कौन? ये बाजार चलेगा किस बेसिस पर सर? कोई ट्रिगर तो है नहीं। आप अपने क्लाइंट्स को क्या बता रहे हैं जब आपसे फोन करके यही सवाल पूछते होंगे जो मैंने आपसे भी पूछा, तो आप क्या बताते हैं उनको?
मॉर्निंग डिम्पी जी। मॉर्निंग बिल्कुल, आई थिंक मार्केट्स में आई थिंक वॉलेटिलिटी बिल्कुल बरकरार रह सकती है और इसके मद्देनजर रखते हुए हमें लगता है अगर कोई डिक्लाइन आता है मार्केट पे अगले कुछ हफ्तों में तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी उभर के आती है। दूसरा, आई थिंक किस मोड में आप बाइंग करते हैं। आई थिंक एग्रेसिवली बाइंग करने में कोई आज की तारीख में आई थिंक इट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस। तो आई थिंक एक स्टैगर्ड वे में बाइंग करना बहुत लाजमी होगा ये मार्केट्स में। और किस प्रकार के आप स्टॉक्स चूज करते हैं, तो मुझे लगता है आई थिंक जो गवर्नमेंट फोकस सेक्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ईपीसी, पावर ईपीसी प्लेयर्स और थोड़े कंजम्पशन ड्रिवन थीम्स, आई थिंक चुनिंदा स्टॉक्स ये सेक्टर से देखे जा सकते हैं। तो सिलेक्टिव बाइंग करें, स्टैगर्ड वे में बाइंग करें और डिक्लाइंस की राह देखें। तो आई थिंक ये तीन चीज़ अगर हम एक एक पॉइंट के हिसाब से फॉलो करें तो मुझे लगता है अगले कुछ हफ्तों में आई थिंक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। यही बात हमने बिजनेस रिव्यू में भी आपके सामने रखी थी। गैप के साथ ट्रेड करें, 200 शेयर लेने हैं, 100 लीजिए, 100 छोड़ दीजिए। अभी नीचे आने के मौके मिलते हैं तब लेंगे। अच्छे शेयरों का चुनाव करना है, जैसे बता भी रहे हैं कि कुछ सरकारी कंपनीज हो गई, कुछ आप अगर इंफ्रा वाले शेयर्स में उतर के आना चाहें यहाँ पे देख सकते हैं, और जहां पे स्ट्रेंथ है वहीं पे पोजीशन बनाएं। खैर ये सब चलेगा आगे, और भी हम आपके सामने शेयर साझा करेंगे, लेकिन जरा खबरों वाले शेयर देख लिए जो आज ही अपना असर छोड़ेंगे। सुमित है मेरे सहयोगी बताने के लिए। सुमित बताएं आज के खबरों वाले शेयर कौन से हैं? शुक्रिया डिम्पी। देखिए पहले तो पूरे आईपीओ मार्केट पर नजर रखें, बहुत सारे आईपीओस वहां पर हैं, लेकिन कुछ खबरों वाले शेयरों की बात करें तो फोर्टिस लगातार तीसरा दिन है जबकि इसमें न्यूज आई है। और अब न्यूज ये है कि यस बैंक ने हाल ही में इनके शेयर्स को इन्वोक किया था अपने नाम पर 17%, उनमें से 2% स्टेक वो बेचकर निकल भी गए हैं। करीब करीब 15% अब स्टेक रह गया है इस कंपनी के अंदर यस बैंक का। रिलायंस कम्युनिकेशन तेजी की उम्मीद यहाँ पर लगा जा सकती है क्योंकि जो इनकी धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी है उसके डेवलपमेंट को लेकर एक करार किया। दरअसल अपने डेट को ईज आउट करने के लिए कंपनी ये काम कर रही है और इन्होंने करार जो किया है ये एक पंचशील रियल्टी करे कंपनी है, इसके साथ करार किया है इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। तेजी की उम्मीद आप लगाएं। भारत फाइनेंशियल में भी तेजी रह सकती है। इनका एक तीसरा सिक्योरिटाइजेशन जो है FY18 का वो इन्होंने पूरा किया है। 451 करोड़ रुपए का सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस है जिसको पूरा किया है। अच्छी खबर है भारत फाइनेंशियल के लिए, तेजी की उम्मीद यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा पावर फाइनेंस, कल एक कॉन कॉल थी, 3:30 बजे के आसपास एक कॉन कॉल हुई थी जिसमें जो इन्होंने बात कही है वो ये कि कुल लोन का 6% हिस्सा जो है वो NPL के तहत आ रहा है। रफली उसकी वैल्यू जो है वो 17,000 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू है और जो ये लोन है उसके लिए हेयर कट भी करने की बात कर रहे हैं। तो PFC, REC इन दोनों के ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। JP एसोसिएट में एक अच्छी खबर है। खबर यह है कि राकेश झुनझुनवाला की जो इंटरप्राइजेज हैं यानी कि रारे इंटरप्राइजेज जो है उन्होंने इस कंपनी के 3 करोड़ शेयर खरीदे हैं। ये दरअसल पहले भी शेयर खरीद चुके हैं, फिर एग्जिट कर चुके हैं 24 रुपये के दाम पे और अब दोबारा यहाँ पे हिस्सा खरीदने की बातचीत है। 18.5 रुपये के दाम पर हिस्सेदारी खरीदी गई है। तेज़ी की उम्मीद आप JP में आज भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा कुछ कंपनियों की बात करें जिसकी रीबैलेंसिंग के अंदर शामिल हुए हैं। फुटसी की रीबैलेंसिंग हुई है, कल 15 मार्च को रीबैलेंसिंग हुई है। इसमें IIFL है, एरिस लाइफ साइंसेज है, L&T इन्फोटेक है, इसके अलावा ICICI जनरल इंश्योरेंस, फिनोलेक्स केबल, L&T इन्फोटेक, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो करीब करीब 18 करोड़ डॉलर के इन्फ्लो की बातचीत है। तो फुटसी रीबैलेंसिंग में जो कंपनियां शामिल हुई हैं इनमें हो सकता है कुछ तेजी आते हुए दिखाई पड़े। भारतीय संघों का नुकसान है अभी SGX निफ्टी के साथ, लेकिन कल के नुकसान और आज के नुकसान में एक बेसिक फर्क है। एक फर्क यह है क्योंकि आपके पास यूरोपियन मार्केट्स थोड़ा सा तेज था, आज कुछ एशियन मार्केट्स थोड़ा सा ठीक दिख रहे हैं, तो इसलिए तेजी से रिकवर अगर करना होगा तो आज हो जाएगा जो कल मुश्किल लग रहा था। ये आपके सामने, जिसमें शंघाई मार्केट करीब करीब हरे निशान में भी है। और एक और चीज है 10,300 का अहम सपोर्ट आज शुक्रवार का दिन होना। तो ये 2-3 चीजें और फैक्टर हैं जो कि आज निफ्टी के लिए अहमियत रखती है कि स्विंग को कैसे खेला जाए। लेकिन एक और दिक्कत चल रही है, ये NPs वाली दिक्कत अब पावर में भी चली गई है। कुछ दिन पहले ही REC और PFC को लेकर खबर ये आई थी कि उनके काफी सारे जो लोन है वो NPA कन्वर्ट हो गए हैं। संसदीय सचिव ने बकायदा बोला था कि आप जो घाटे वाली डिस्को में उनको और पैसा मत दीजिए। आज पावर मिनिस्टर की एक बैठक है और इन कंपनीज के साथ बैठक है। ये बैठक कितनी अहम है ये तो आपको इसी खबर से पता लग गया होगा। प्रकाश प्रियदर्शी है मेरे रिपोर्टर बताने के लिए इस खबर की और अहमियत। प्रकाश बताएं खबर पूरी, क्या खबर क्या है इसमें?
देखिए, पावर सेक्टर के जो मौजूदा हालात हैं उसके ऊपर एक अहम बैठक आज होने वाली है, जिसमें पावर मिनिस्ट्री के टॉप ऑफिशियल्स के अलावा जो बैंकों के टॉप अधिकारी भी इसमें शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ पावर जनरेशन कंपनीज़ के जो बड़े अधिकारी हैं इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। माना ये जा रहा है कि पावर सेक्टर में एनपीए के जो हालात हैं उसके ऊपर चर्चा हो सकती है। और ये बैठक इसलिए भी काफ़ी अहम है क्योंकि आपको याद है कि पिछले हफ्ते ही पार्लियामेंट पैनल ने पावर सेक्टर में जो एनपीए के हालात हैं उसके ऊपर जो रिपोर्ट जारी की है, उसमें इस बात की आशंका जताई गई है कि पावर सेक्टर में एनपीए की जो कंडीशंस हैं, एनपीए के जो हालात हैं उसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। खासकर पार्लियामेंट पैनल ने 34 जो स्ट्रेस एसेट्स हैं उनकी समीक्षा की थी और जिसमें करीब करीब 1,74,000 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं और ये करीब 40,000 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके ऊपर ये रिपोर्ट समीक्षा की गई थी, रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें ये भी कहा गया है कि बैंकों ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देने के वक्त जो तौर तरीके होते हैं उसको सही तरीके से नहीं अपनाया। खासकर इन प्रोजेक्ट्स की क्या वायबिलिटी है इसको मद्देनज़र नहीं रखा। दूसरी तरफ ये इस बात की भी आशंका जताई गई है कि जिस तरीके से जो फ्यूल के कंडीशंस है, फ्यूल सप्लाई जैसे कोल की सप्लाई है वो सफिशिएंट नहीं रही। साथ ही जो नए पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसको उसमें जो है जो डिस्कॉम्स हैं उसके साथ पीपीए करने से हिचक रहे हैं। सो आने वाले दिनों में जो एनपीए के हालात हैं और बिगड़ सकते हैं, एनपीए के जो कंडीशंस हैं इसमें और बढ़ सकते हैं। सो ये अंदेशा जताया गया है आरबीआई की रिपोर्ट में। उसके मद्देनज़र ये बैठक काफ़ी अहम होने जा रही है क्योंकि माना ये जा रहा है कि इस बैठक में इन तमाम मसलों पर चर्चा होगी। साथ ही जो आरबीआई ने स्टेट एसेट रेजोल्यूशन को लेकर पावर सेक्टर में जो नया फ्रेमवर्क जारी किया है उसके ऊपर भी बैठक में चर्चा हो सकती है क्योंकि अगर उसको सही तरीके से उसका पालन किया गया तो जाहिर तौर पे जो एनपीए के हालात हैं वो और बढ़ सकते हैं। सो ये तमाम मसले हैं जिस पे चर्चा होगी। खासकर अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स देखें तो 28,000 मेगावाट के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा करीब करीब 50,000 मेगावाट के जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे अगर इस नए फ्रेमवर्क को लागू किया जाता है तो जाहिर तौर पे कंपनीज के लिए भी और खासकर बैंकों के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पे आज चर्चा होगी और कोई ठोस नतीजे निकालने की कोशिश होगी और साथ ही साथ कैसे पीपीएस में बढ़ोतरी किया जाए और कैसे जो रेजोल्यूशन है उसमें तेजी लाई जाए। ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पे चर्चा हो सकती है। ठीक है, ठोस नतीजों के लिए बैठक है और 4 साल तक तो यही बात होती रही कि पावर टू ऑल, लेकिन ये 5वां साल जैसे चुनावी साल आया तो एनपीएस की बात भी होने लग गई। गंभीर बात है, देश बदल तो खैर रहा ही है। मयूरेश, ये पावर कंपनीज में क्या किया जाए क्योंकि इनका तो कोर बिजनेस है ना। बैंक तो स्टील को भी देता था, पावर को भी देता था, टायर वाली कंपनीज को भी देता था। इनको तो देना ही सिर्फ पावर को है, आरईसी को और पीएफसी को। क्या किया जाए इन दोनों पर? नहीं, कहीं ना कहीं आई थिंक बिजनेस मॉडल में कोई गड़बड़ नहीं है। जो इनकी डिस्बर्सल पैटर्न्स हैं आई थिंक 70-75% स्टेट ओन्ड यूटिलिटीज़ को है। अभी जो फाइनेंशियल हेल्थ है स्टेट डिस्कॉम्स की या स्टेट यूटिलिटीज़ की, आई थिंक वो फ्रजाइल अभी भी है। दूसरा आई थिंक जो एक मसला उभर के आ रहा है एनपीएस को लेके, आई थिंक एक सीरियस कंसर्न पहले से ही था। तो आई थिंक जो हम पावर स्ट्रेस्ड एसेट्स कहते थे अलॉन्ग विद सर्टन स्ट्रेस एसेट्स इन आयरन एंड स्टील अलॉन्ग विद टेलीकॉम, कहीं ना कहीं आई थिंक रिस्पाइट आपको आयरन स्टील प्राइसेस ग्लोबली देखने की वजह से आई थिंक एक रिस्पाइट मिला है। टेलीकॉम में जो मर्जर्स कंसोलिडेशन हुए वहाँ मिला है। बट कहीं ना कहीं जो प्राइवेट डिस्बर्सल्स हुए थे उसकी अच्छी खासी प्रोविजनिंग आई थिंक पीएफसी आरईसी ने की है। बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो फ्रेश डिस्बर्सल्स होंगे वो आई थिंक स्क्रूटिनी में जाएंगे, एग्जिस्टिंग लोन जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आई थिंक दिक्कतें हैं। तो आई थिंक आई विल स्टिल वेट आउट। कोई जल्दबाजी ना करे स्टॉक्स खरीदने। कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। पहले की प्रोविजनिंग ठीक है लेकिन आगे की ग्रोथ मुश्किल लगती है, इसलिए जल्दबाजी या फिर इस शेयर को चुनाव करते समय इनको थोड़ा पीछे रखिएगा, आरईसी और पीएफसी को। खैर, कुछ ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं जो आपको आगे रखेंगी और इनमें जरा सौदे जल्दी जल्दी आप बना सकते हैं। संदीप बताएं, ये चुनावी साल, ग्रामीण भारत का बजट, लेकिन कावेरी सीट पे सेल कॉल, ऐसा क्यों? देखिए, कोटक सेल रेटिंग दे रहे हैं और इनफैक्ट उन्होंने सेल रेटिंग के साथ साथ टारगेट प्राइस को भी रिड्यूस किया है। पहले 535 था, उसे घटाकर 470 रुपए किया है। ये दरअसल इलेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है डिम्पीज का। इसका दरअसल वो कह रहे हैं कि जो बीटी कॉटन सीड्स के प्राइजेस हैं उनका जो कैप था, जो सीलिंग थी, उसे 60 रुपए प्रति पैकेट कम किया गया है। तो उससे इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके इम्पैक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि इनका डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है बीटी कॉटन सीड्स के ऊपर। और इनका मानना है कि इनके जो रियलाइजेशंस हैं पर पैकेट उसमें करीब 20 रुपए के आसपास ही गिरावट देखने को मिल सकती है। इसी बेसिस के ऊपर ये जो रिपोर्ट है वो आधारित है। सेल कॉल पहले भी था, अब फर्दर डाउनसाइड की बात वो कर रहे हैं इस रिपोर्ट में। संदीप, डॉइचे बैंक ने पीएफसी पे टारगेट घटाया, क्या कह रहे हैं?
देखिए वो बाय रेटिंग तो मेंटेन कर रहे हैं, टारगेट प्राइस 160 था, उसे घटाकर अब 140 रुपए किया है। वो कह रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर से स्ट्रेस जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख सकता है। करीब 17,000 करोड़ रुपए के प्राइवेट एसेट्स हैं जो कि शायद एनपीएल्स क्लासिफाई होते हुए दिख सकते हैं और वहाँ पे शायद एयर कट भी आ सकते हैं। कल आपको याद हो तो 3:30 बजे की कॉन कॉल भी थी, उसमें मैनेजमेंट की कमेंट्री अगर आप देखें तो वो खुद मान रहे हैं कि 10% के आसपास की ग्रोथ अगले फिस्कल में देखने को मिल सकती है। हालांकि वो ये ऑप्टिमिस्टिकली साउंड कर रहे हैं कि जितने भी एनसीएलटी अकाउंट्स हैं वहां से कोई एलिवेटेड हेयर कट्स उनको ऐसी आशंका नहीं नजर आ रही है। और वो ये भी लेकिन वो ये मान रहे हैं कि हाँ जो स्प्रेड्स हैं और जो एनआईएम्स हैं वो हो सकता है कि आने वाले समय में सॉफ्ट रहे। तो इसके बेसिस पे ये जो कल कॉन कॉल हुई थी उसके बाद डॉइश बैंक ने बाय रेटिंग तो बरकरार रखी है लेकिन टारगेट प्राइस रिड्यूस किया। ठीक है, ये बर्जर पेंट को लेकर एडवाइस की रिपोर्ट क्या कहती है? उन्होंने बाय रेटिंग को बरकरार रखा है, 293 रुपए का टारगेट प्राइस है। वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो वॉल्यूम्स है उसमें एक रिवाइवल देखने को मिलेगा और वो इसलिए होगा क्योंकि जो पेनिट्रेशन है इंडिया में पेंट इंडस्ट्री की वो काफ़ी लो है। और वैसे भी उनका मानना है कि जब जीडीपी ग्रोथ में सुधार होता है तो जो सेक्टर के वॉल्यूम्स हैं उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, डायरेक्ट कोरिलेशन है, तो इसके बेसिस पे वो पॉजिटिव है बर्जर पेंट्स। ठीक है, सिद्धार्थ सडानी भी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, आप तो एक कंजम्पशन वाली थीम को काफ़ी अच्छे से ट्रैक भी करते हैं और आपके काफ़ी सारे शेयर कंजम्पशन बेस्ड भी होते हैं। ये जरा बर्जर पेंट पे लेकर एक रिपोर्ट आई है, ये बाय रेटिंग के साथ है, एशियन पेंट भी अच्छा चल रहा है, दोनों पर आपका आउटलुक और आपका कमेंट चाहिए अगर आप इसको ट्रैक करते हैं तो। देखिए दोनों पे ही आउटलुक बहुत स्ट्रांग और पॉजिटिव रहेगा। एशियन पेंट तो जैसे मार्केट लीडर है ये स्पेस का, मानते हैं कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा रुझान रह सकता है। थोड़ा सा क्रूड का जो रेंज बाउंड का जो एक सिनेरियो है उससे थोड़ा सा फायदा मिलेगा दोनों ही कंपनियों को। पर अगर दोनों के मुकाबले में कोई एक कंपनी चुननी हो तो हम मानते हैं बर्जर पेंट ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है क्योंकि इसमें कैपेसिटी एक्सपेंशन है, वॉल्यूम्स बहुत बड़े पैमाने पे आ सकता है। तो बर्जर पेंट्स लगता है कि कंजम्पशन के हिसाब से थोड़ा रिलेटिवली बेटर ऑफ है। 293 का टारगेट है एडलवाइस की एक रिपोर्ट बर्जर पेंट पे, और यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन भी मिल चुकी है। कुछ एक और रिपोर्ट्स के बारे में बातचीत करते हैं। एक बार जरा सिटी की रिपोर्ट भारतीय इंफ्रा पे भी आई है, जरा इसके बारे में भी जल्दी से बताएं संदीप आप। यहाँ पे भी और 425 रुपए का टारगेट प्राइस है। वो उनका कहना है कि जब टेलीकॉम कंपनियां जैसे जैसे अपने 4G नेटवर्क्स को स्ट्रेंथन करेंगी, मजबूत करेंगी, उससे इस कंपनी को फायदा होगा और ये वेल प्लेस भी नजर आती है। बावजूद इसके कि थोड़े नियर टर्म प्रेशर्स हैं लेकिन ये कंपनी वेल प्लेस नजर आती है। और वो कह रहे हैं कि एक वन टाइम डिविडेंड या तो फिर एक शेयर बायबैक जैसी खबरें भी आ सकती हैं शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए, उस पर भी आप नजर रखिए। तो कुछ पॉजिटिव्स हैं जो कि सिटी की रिपोर्ट में मेंशन है। सिटी की रिपोर्ट डिश टीवी पे भी है क्या? डिश टीवी पे भी उन्होंने बाय रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस वो दे रहे हैं 90 रुपए प्रति शेयर का। उनका मानना है कि शेयर अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, खासतौर पे बीते एक साल में जिस तरह से अंडर परफॉर्मेंस हुआ उसके बाद अब तो ये काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। और ये जो टारगेट प्राइस दिए गए हैं 90 रुपए के, ये जो वीडियोकॉन D2H के साथ मर्जर जिसकी कल डिटेल्स भी आई थी, इसमें कोई भी सिनर्जी का बेनिफिट नहीं है। अगर उसको जोड़ ले तो हो सकता है टारगेट प्राइस और भी ऊपर के हों, लेकिन प्योरली बिजनेस के बेसिस पे ही 90 रुपए के आसपास के टारगेट प्राइस है। 90 रुपए का टारगेट है। मयूरेश, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? ग्रामीण भारत की जो सबसे बड़ी कंपनी थी, एक डिस्क्लोजर के साथ हमारे, हालांकि ग्रुप कंपनी भी है, लेकिन ये वीडियोकॉन के मर्जर के साथ ये तो अर्बन एरिया की भी सबसे बड़ी कंपनीज में से एक हो जाएगी। और अगर आप अभी देखें केबल DTH का सेटअप, उसमें डिश टीवी से बड़ा कोई प्लेयर ही नहीं है, आगे चल के बेनिफिशियरी तो यही है। सो तीन चीज़ें, पहली बात आई थिंक मर्जर से आई थिंक काफ़ी पॉजिटिविटी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ अर्बनाइजेशन फॉर कस्टमर बेस। दूसरा आई थिंक इनकी जो आई थिंक कोर मार्जिन्स है इसमें सुधार देखने मिलेगा क्योंकि जो आई थिंक डिश टीवी काम करती है कंटेंट कॉस्ट अराउंड 30% वीडियोकॉन की 38% है, तो कहीं ना कहीं थिंक वहाँ सिनर्जीज देखने मिलेंगी। मैनेजमेंट ने दर्शाया कि 185 करोड़ 540 करोड़ ये अगले 2 साल में है, लेकिन हम कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लें इफ द मर्जर एंड व्हेन द मर्जर गोज थ्रू, आई थिंक एक सिग्निफिकेंट वैल्यू एक्रीशन हो सकती है। दूसरा आई थिंक जो फॉलिंग आरपूज हैं कहीं ना कहीं वो स्टेबलाइज होने चाहिए एंड समवेयर आई थिंक द आरपूज ऑफ द ब्लेंडेड एंटिटी शुड बी फार बेटर। और तीसरा आई थिंक वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो डिश टीवी जी हमें लगता है कि 1 साल के नजरिए से बिल्कुल एक 20-25% के रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव है डिश पे और जी पे। संदीप, M&M पे क्या रिपोर्ट आई है? देखिए अनीशा, मैं कहना चाहूँगा कि देखिए कल भी डिम्पी यही बात कर रहे थे कि बीते 10 दिनों में अगर आप देखें तो 5 से 6 दिन ऐसे हैं जब M&M की रिपोर्ट आती है। कल की रिपोर्ट थी नमूरा की 965 का टारगेट प्राइस था और आज फिर से 2 रिपोर्टें हैं। एक तो मैक्वेरी की है, आउट परफॉर्म रेटिंग है, 900 रुपये का टारगेट प्राइस है, और क्रेडिट स्विस ने भी आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ 940 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। देखिए बेसिस सेम है सारी रिपोर्ट्स का। एक तो इनकी जो ट्रैक्टर बिक्री है वो आने वाले समय में बढ़ती हुई दिखेगी, वहाँ पर मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं। 3 नए UV सेगमेंट में ये अपने जो
नए मॉडल्स हैं वो लॉन्च करने वाले हैं, और दूसरी ओर इनका जो कोर कारोबार है उसके जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो सभी रिपोर्ट्स अगर आप देखें तो मिलती जुलती रीजन आपको नजर आएंगे, लेकिन व्यू एक ही है, ऊपर की ओर, बाय या तो फिर आउट परफॉर्म। ठीक है, रिपोर्ट्स तो आ रही है लेकिन शेयर नहीं चल रहा है। पिछले अगर आप एक महीने में भी इसका रिटर्न देखें तो कुछ खास बना हुआ नहीं है। ये शेयर चलेगा भी या फिर रिपोर्ट्स के बेसिस पर सिर्फ हवा बनती रहेगी? ब्रजेश, आपकी रिकमेंडेशन चाहिए M&M पे। डिम्पी जी, एज अ डिस्क्लोजर ये हमने अपने क्लाइंटों को भी रिकमेंड किया हुआ है। देखिए, अगर हम एडवांस एंडो पिचफॉक्स से अगर इसको देखें तो ट्रेंड, वो एक ट्रेंड को दर्शाता है, पॉजिटिविटी है। नो डाउट, जैसे आपने कहा कि एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, नीचे में 690, 695, ऊपर में अगर हम देखें तो 750 से 755, बट इट इज़ अ गुड साइन एज कम्पेयर टू अदर। अगर हम ऑटो स्टॉक्स को अगर इसकी तुलना करें तो उसके हिसाब से ये अच्छा है। ट्रेडिंग बतौर अगर किसी को निवेश करना है तो 715 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से अगर किसी को निवेश करना है तो 690 का स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉक को मोमेंटम आएगा कि एक बार 755 के ऊपर एक बार ट्रेड करके क्लोज करता है, सो स्टॉक हैज अ चांस ऑफ टचिंग ऑल द वे टू 810 टू 825 ऑड लेवल। तो डेफिनेटली निवेश करने की ही सलाह रहेगी इसमें। ठीक है, आज प्राइमरी मार्केट्स में भी बहुत एक्शन है। सिद्धार्थ, HAL का आज IPO खुलेगा, वहां आपकी क्या रिकमेंडेशन है? HAL हमारे लिए सब्सक्राइब है। हम मानते हैं कि यहाँ पे वैल्यूएशन पैरामीटर से बहुत अच्छा है। ऑर्डर बुक की बात करें तो यहाँ पे ऑर्डर बुक भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। हम मानते हैं कि जिस हिसाब से तेजस इत्यादि जो डिफेंस में जो सप्लाईज है, इसमें HAL का बहुत अच्छा योगदान हो सकता है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जिस हिसाब से ऑर्डर बुक के एग्जीक्यूशन लेवल्स भी अच्छे हैं, HAL हमारी तरफ से सब्सक्राइब है। सेकेंडरी मार्केट के सारे शेयर्स आपके सामने, ज़्यादातर जो खबरों वाले हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स आपके सामने डिस्कस हो चुकी हैं। IPO मार्केट का नजरिया मिल रहा है। एक और सेगमेंट भी है, वायदा बाजार, वहां से भी आपको अच्छी कॉल्स मिलती हैं। मार्केट के अंदर है थोड़ा आज मोमेंटम आपको मिलेगा, क्योंकि 10,300 को आज थोड़ा बचाने की प्रोसेस दिख रही है। SGX निफ्टी भी अभी तक नहीं टूटा, 10,300 के नीचे नहीं गया। ये मार्केट का एक बेस है जिस बेस पे अभी भी कामकाज हो रहा है। खैर, इसी बेस पे हमको जरा कुछ वादा की कॉल्स भी समझनी होंगी जिनसे आज अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। तो सुपरफास्ट फ्यूचर्स को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के फंडों की कॉल्स। सबसे पहले रिटर्न कार्ड, यानी कि कल का ट्रेड, कल भले ही उतार चढ़ाव रहा हो मार्केट के अंदर, लेकिन ये गेन आपके सामने है। जुबिलेंट फूड वर्क कल सुबह दी गई थी, एनालिस्ट की तरफ से कॉल 28,000 रुपए का प्रॉफिट पर लॉट की कैलकुलेशन। टेक महिंद्रा करीब 0.25% का गेन देके गया। साथ ही LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर भी करीब 0.5% का रिटर्न आपके अकाउंट में पहुंचा होगा। हमारी जो कोशिश है वो लगातार जारी है। ये रिटर्न कार्ड एनालिस्ट की तरफ से दी गई कॉल्स के बेसिस पे बनाया जाता है, और आज भी हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आपको बताएंगे आज की F&O की कॉल्स। लेकिन ठीक उससे पहले जरा F&O बैन वाले शेयर देखिए। ये आपके सामने बैन वाली लिस्ट है। आज सिर्फ 5 ही शेयर F&O बैन में, लेकिन F&O बैन में कल 8 थे, 3 बाहर हो गए। अब वो 3 शेयर वो हैं जो F&O बैन से बाहर आए हैं। जरा वो देखिए, JP एसोसिएट, जिस पे आज खबर भी है, आज खुल के थोड़ा सा आप काम कर सकते हैं इस पे। 3 करोड़ शेयर रेयर एंटरप्राइज ने बाय किए, इस पे थोड़ा ध्यान रखना होगा। आंध्रा बैंक और IDBI ये भी F&O बैन से बाहर आ गए हैं। अब जरा 10,400 की कॉल और एक 10,300 की पुट, इसको भी जरा दिखा दीजिए दर्शकों को। 10,400 की कॉल का इस्तेमाल आपको तब करना है जब आपको वहीं लगे कि 10,300 एक अच्छा बेस है, बाजार पुल बैक देगा। ये पुल बैक आपको थोड़ा सा फायदा दे सकता है। कल 26% टूटा, पुल बैक में 26% आ भी सकता है ऊपर। बाजार अगर कहीं भी टूटेगा 10,300 को टेस्ट करने के लिए जाएगा और थोड़ा और डिप दे सकता है, तो इस पुट का इस्तेमाल कीजिएगा। सीधा सीधा ट्रेड कीजिएगा, उल्टा मत खेलिएगा। मंदी के लिए पुट का और तेजी के लिए कॉल का इस्तेमाल होगा। अब आज के दो मेहमान ब्रजेश सिंह हैं, साथ ही आशीष क्याल हैं, जो अपनी अपनी कॉल्स बताएंगे। पहले आशीष, आपसे शुरू करते हैं आज की आपकी F&O की बेहतरीन कॉल्स। देखिए डिम्पी, ओवरऑल जो बाजार का ट्रेंड है वो सीमित दायरे में है, लेकिन ऐसे में भी आउट परफॉर्मेंस आता हुआ नजर आ रहा है। पहला का कॉल जो होगा वो NIT टेक पे होगा, ब्रिजेश ने भी बताया, और ओवरऑल सेक्टर भी पॉजिटिव है और NIT टेक ने काफी स्ट्रांगली आउट परफॉर्म किया है। कल के दिन में इसने जो क्लोज दिया था वो काफी अच्छा पॉजिटिव क्लोज और बड़ी कैंडल बनाई थी, तो ये मोमेंटम यहाँ से बरकरार रहेगा। तो NIT टेक पे बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो लगा के रखना होगा 950 का होगा, और ऊपर जो टारगेट निकल कर आता है वो 1050 का आता है। अगर वो पार कर जाता है तो और ऊपर के लेवल्स हम इसमें देख पाएंगे।
और दूसरा जो कॉल है जिसमें बाय करके चल सकते हैं वो है MCX। यहाँ पर भी अच्छा खासा रुझान देखने मिला है, एक पॉजिटिव ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया काफी टाइम के बाद में, और हो सकता है कि यहाँ से एक पहली वेव ऊपर की है जो शुरू हुई है, तो MCX पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा नीचे में 785 का, और इनिशियल टारगेट जो है वो 890 का है ऊपर में। ठीक है, 785 का एक स्टॉप लॉस है। कल भी करीब 8% चला है MCX, ये ब्रेकआउट का कैंडिडेट है, कम्युनिटी बेस्ड एक्सचेंज है, ये चलता है तो थोड़ा अच्छा मूव देता है, तो इसलिए आप भी ध्यान रखिएगा, इसी मोमेंटम का फायदा उठाएं। 890 का टारगेट होगा इस पे। वजेश, आपकी टॉप FNO कॉल्स क्या हैं? देखिए, जैसे कि आशीष ने भी कहा और मैं इतने हफ्तों से बोलता चला रहा हूँ कि IT ही एक है जो कि इस समय आउट परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी में। तो हालांकि एक बैंकिंग का स्टॉक जरूर लेना चाहूँगा इसमें, IDBI। अगर हम इसका मंथली चार्ट देखें तो आफ्टर कंसोलिडेटिंग इन द रेंज ऑफ 50 और 52 ऑन अ डाउन साइड, फॉलोड बाय 58 और 59 ऑन अ हायर साइड, उसने एक ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद में 91 रुपीज़ 50 पैसे का हाई बनाया था। उसके बाद वहाँ पर उसमें एक बिकवाली आई, इसमें एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली है। तो समवेयर अराउंड 78 के आसपास में बंद हुआ है, तो 77 78 पे आसपास में बाइंग करने की सलाह रहेगी। 76 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और 82 का टारगेट हमारा है जो 1 से 2 दिन में अचीव हो जाना चाहिए। अगर किसी का व्यू 3 से 4 महीने का तो 100 रुपीज़ के टारगेट चार्ट के अनुसार देखने को मिलते हैं। दूसरा जो काउंटर रहेगा वो माइंड ट्री रहेगा। अगर इसका पैटर्न अगर आप देखें तो एक दिन चलता है, 4-5 दिन साइडवेज रहता है और उसके बाद में दोबारा अपना जो हाई है प्रीवियस स्विंग है उसको रीटेस्ट करने की कोशिश करता है। कल के सत्र में भी इसने एक ऐसा ही दर्शाया था। तो 843 के आसपास में बंद हुआ है, तो 840 के आसपास में बाइंग करने की सलाह रहेगी। 820 का हम स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं और मेरा मानना ये कि 890 से 900 के टारगेट जो है वो 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में अचीव हो जाने चाहिए। और अगर ये मोमेंटम बरकरार रहा IT काउंटर्स में तो ये जो शेयर है वो आपको 975 तक के भी भाव 1 से 2 महीने में दिखा सकता है। और जो ऑप्शंस का अगर हम बात करते हैं तो मैं NIT टेक में ही जाना चाहूंगा। 1000 रुपए की जो कॉल है वो लगभग अगर आपको 10 रुपए या उसके नीचे मिलते तो बाइंग करने की सलाह रहेगी। 6 रुपए का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और लगभग 20 रुपए का टारगेट है जो मेरा मानना है कि आज या कल के सत्र में अचीव होना चाहिए। ठीक है, तो NIT टेक पे दोनों ही हमारे गेस्ट पॉजिटिव हैं। MCX, IDBI बैंक और माइंड्री पे भी पॉजिटिव कॉल्स ही हैं। अब बात करते हैं टुडेज ट्रेड की। बताइए रजत, क्या है आज का टुडेज ट्रेड? बिल्कुल, छोटे फार्मा कंपनियों में तेजी और उसमें है मॉर्पिन लैब्स जिसमें हो सकता है कि तेजी बने। देखिए, यहाँ तो फंडामेंटल स्टोरी भी है कि कंप्लीटली टर्न अराउंड है नतीजों पे और जल्द ही डेट फ्री हो सकती है। लेकिन टेक्निकल टर्म्स में देखिए, जब तक 32-50 का जोन नहीं तोड़ता तब तक तेजी बन सकती है। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि छोटे मझोले फार्मा स्टॉक इस समय पकड़ मजबूत कर रहे हैं। यहाँ पर हायर लेवल पे थोड़ी रिट्रेसमेंट हो गई है लेकिन अभी भी तमाम वीकली एवरेजेस के ऊपर है, सपोर्ट जोन्स के आसपास है। तेजी पकड़ी तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट होगा वो 36 से 36.5 होगा, यानी कि रिटर्न पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है। और स्टॉप लॉस भी आपको 32-50 के जोन पे ही रखना है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मॉर्पिन लैब्स काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। ठीक है, मॉर्फिन लैब पे ध्यान रखिए। वैसे भी अच्छा शेयर था, करीब अच्छा चला भी है। 36 रुपए का टारगेट अब फिर से मिल रहा है आपको।